हेलो जी, नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी? मैं आप सभी का तहे दिल से, हृदय तल से स्वागत, अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित पर। मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं और आप भी कहीं ना कहीं इसका बेसब्री से इंतजार ही कर रहे थे। तो इसमें मैं जो आप सभी के साथ साझा करूंगा वो वैकेंसीज, एज लिमिट, सैलरी, एग्जाम डेट और एग्जाम फीस के बारे में, और किस तरह से आप इतने कम समय में हमारे आर्मी भाई सिलेक्शन ले सकते हैं, इस सब पर भी चर्चा होगी। लेकिन मेरा एक और प्लान है, कट ऑफ पर लेकर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वहां बहुत डिटेल्ड में चर्चा होगी, वहां पर सटीक चर्चा हो सकती है। तो इसलिए मैंने कट ऑफ को यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। यहाँ पर इन सब के बारे में चर्चा करेंगे और एक दो पॉइंट और भी हैं जो आपसे चर्चा होगी, बातें चर्चा होगी। तो आप सभी आर्मी भाइयों से कि जरा वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो कहने की मुझे बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप तो जाने ही इस चीज़ के लिए जाते हैं कि आपका फोकस, आपका डेडिकेशन, राइट, वो शायद ही कोई और फील्ड में इतना कर पाए जितना आप लोग कर पाते हैं, राइट। चलिए जी, आ जाइए। मैं थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ जरूर साझा करूंगा। जैसे कि सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात कि भी जो हमारे इसमें इन्होंने कहा है कि जो इंटर सर्किल ट्रांसफ़र है या इंटर स्टेट ट्रांसफ़र है, वो आपका जो है नहीं मिलेगा आपको। इसमें ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। बट इन्होंने कुछ ऐसे सर्कल हैं, राइट, जिनके लिए इन्होंने कहा हुआ है। जैसे आपसे बोला है दिल्ली सर्कल एंड चंडीगढ़ सर्किल इन हरियाणा स्टेट ओनली, ठीक है। वो हरियाणा स्टेट में जो है वो आपका इंटर स्टेट, मतलब उस स्टेट के अंदर अंदर आप जो है ट्रांसफर ले सकते हैं। वैसे ही सेम दिल्ली सर्कल एंड लखनऊ तो इन उत्तर प्रदेश स्टेट ओनली, या फिर मुंबई मेट्रो सर्कल इन महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र वाले जो है, महाराष्ट्र वाले उसमें इंटर स्टेट में वो जो है आप ट्रांसफर ले सकते हैं। लेकिन ये कुछ ही उसके लिए है, ठीक है जी। चलिए, फॉर्म फिलअप चल रहा है, 6 तारीख से फॉर्म भरे जा रहे हैं और 26 इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। वैसे तो आप मुझे कहने की जरूरत नहीं है, फॉर्म तो आपने भर ही लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर आप में से कोई भी आर्मी भाई हमारे रह गए हैं तो फॉर्म को भर लीजिएगा अगर आप इच्छुक हैं फॉर्म भरने के तो। ओके जी, चलिए। रजिस्ट्रेशन मैंने बता ही दिया है आपको, राइट। अगर इसके प्री एग्जाम डेट की बात करें, एग्जैक्ट डेट नहीं है, लेकिन ये मेरी अनुमानित डेट है, राइट, ये एक्सपेक्टेड डेट है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि सितंबर में एग्जाम होगा इसका प्रीलिम्स। तो सितंबर में अगर देखा जाए तो ये 27-28, राइट, प्रबल संभावना है कि इसी में जाना चाहिए। मेंस एग्जाम इसका नवंबर में है, तो नवंबर में हम अगर बात करें तो 3rd वीक में इसका मेंस एग्जाम आपका नवंबर में हो जाएगा। अगर इसके फीस की बात करें तो मेरे जितने भी हमारे आर्मी भाई हैं उनको कोई फीस नहीं देनी। एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन वाले जो भी हैं उनको कोई फीस नहीं बनी। यानी कि अगर आप जेन्युइनली, आपकी अगर एलिजिबिलिटी है इसमें और अगर आप सच में तैयार हैं या तैयारी करने का मन है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फॉर्म वैसे तो देखिए अगर होती भी तो फिर आप लोगों पे तो उतना इम्पैक्ट पड़ता नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी जो है आपको तो कहीं ना कहीं मिलती है अभी भी, राइट, आपकी जो पेंशन आ ही रही होगी। तो फिर भी चलिए कोई नहीं, ये तो अच्छा है कि आपको जो है एसबीआई ने एक बहुत अच्छी बात की है कि भाई हम एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन वालों से भी नहीं लेंगे, ठीक है जी। बात करें अगर इसकी वैकेंसीज की, तो जो रेगुलर वैकेंसीज आई हैं वो है 508 और 214, ठीक है। ये आपकी रेगुलर वैकेंसीज है। कुछ बैकलॉग भी है, तो एक्स सर्विसमैन की 508 है और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की 214 है। बैकलॉग में एक्स सर्विसमैन की 613 और डिसेबल्ड की है 197, क्योंकि लास्ट ईयर क्या, हाँ, दिसंबर 2024 में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें तो बहुत बम्पर वैकेंसीज थी, तो ये आपकी रह गई थी बैकलॉग। तो टोटल अगर हम बात करें, टोटल अब आपके पास इसमें 1532 वैकेंसीज है, राइट। तो ये भी एक अच्छा नंबर है, राइट। अगर मैं बात करूं पिछले साल भी कुछ ऐसा ही था, राइट, 2-2.5 हज़ार के लमसम आपकी थी उस समय में भी, ठीक है। तो इस बार भी आपकी कम नहीं है, इस बार भी वैकेंसीज बहुत अच्छी हैं, ठीक है। आप भी जानते हैं कि जो ओरिजिनल जो वैकेंसीज होती हैं उसका 10% एक्स सर्विसमैन वालों के लिए और 4% आपका हमारे डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन वाले के लिए, यानी टोटल 14% आपको जो है अलॉट किया जाता है इसमें। ओके जी, चलिए अगर बात करें इसके सैलरी की, तो देखिए वैसे जो जनरल वाले हैं उनका तो ऑब्वियसली जो बेसिक पे है 26,730, यानी कि 2 आपको एडवांस इंक्रीमेंट मिलेंगे। वो ऐसा नहीं, वो हमारे आर्मी भाइयों को भी, लेकिन आर्मी भाइयों की अगर बात करें, जैसे कि जो उनका पे प्रोटेक्शन है,
राइट, जो आपकी आर्मी सेना में जो भी बेसिक पे रहा है उसके आधार पर आपकी, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कभी ऐसा भी होता है, कहीं कहीं देखा भी गया कि उनकी तो पीओ लेवल तक को भी टच करती है। जो हमारे आर्मी भाई वाले होते हैं, जो होते तो क्लर्क हैं लेकिन सैलरी उनकी वही आ रही होती, क्योंकि उन्होंने सेना में जो समय दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है उनका जो बढ़ते 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 ऑब्वियस सी बात एक अच्छे लेवल तक पहुंच ही जाता है। ठीक है, तो मैं एक आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए बेसिक पे आपका 45,700 है, ठीक है, तो उसके आधार पे जो अर्निंग्स है, बेसिक पे, डीए और आपका जो है ये स्पेशल पे आपका जो है 56,732, फिर उस पे जो है स्पेशल अलाउंसेस 12,110 हो, आपका जो है हाउस रेंट अलाउंस आपका जो है 4,684, 10.25 आई थिंक समथिंग है बेसिक पे का, राइट। ये ट्रेवल अलाउंस है आपका, सॉरी ट्रांसपोर्ट अलाउंस है ये आपका 850, राइट। और ये आपका जो है एंटरटेनमेंट्स हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, पेट्रोल हो गया, ये आपको इसका 3,000 समथिंग मिलता है। तो इसका टोटल आपका जो मिलेगा, ये आपकी अर्निंग है 77,376, ठीक है जी। फिर कुछ डिडक्शन भी होता है, लेकिन होता तो सारा कुछ ही आपका ही है, राइट, ये भी आपका ही अमाउंट है, ठीक है। तो पीएफ की अगर हम बात करें तो 4,767 है। तो देखिए ये डिपेंड करता है आपकी आर्मी सेना में, मैंने एक उदाहरण के तौर पे लिया है, हो सकता है किसी का 40 हो सकता है किसी का 37 हो सकता है किसी का 36 हो। तो ये मत सोचना कि आपने तो 45 बताया था, वो डिपेंड करेगा कि आपने कितना साल सेना को दिया है। किसी ने हो सकता है 15 साल दिया हो, किसी ने 16 साल दिया हो, किसी ने 20 साल दिया हो, किसी ने 22 साल दिया हो, राइट, और उसी के आधार पे उसकी बेसिक पे भी होगी। तो मैंने कि एग्जाम्पल लिया है, और आप, मुझे पता है, पूरी उम्मीद है आप समझेंगे इस बात को, ठीक है जी। फिर आप में इसमें कुछ डिडक्शन भी होते हैं, जैसे पीएफ है, राइट, ये एनपीएस 5,476, तो ये मिलाकर टोटल 10,243, तो राइट ये आपकी अर्निंग में से डिडक्ट हो जाएगा, राइट। तो आपको जो पूरी होम पे आपको जो मिलेगी, जो टोटल आपको जो है इन हैंड सैलरी मिलेगी, वो 67,133 इस तरह से आपको जो है मिलेगी, ठीक है जी। लेकिन ये भी आपका ही है, लेकिन आपके आफ्टर रिटायरमेंट के बाद ही आपको जो है चीजें इसमें मिल रही होंगी, ओके जी। चलिए, अगर बात करें इसके क्वालिफिकेशन की, अगर मैं बात करूं तो क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो जो हमारे आर्मी भाई हैं, राइट, तो या तो उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी होगी, राइट, अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी तो कोई इश्यू है ही नहीं। लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे आर्मी भाई होंगे कि जिन्होंने मैट्रिकुलेशन की होगी, ठीक है, राइट, तो उनके उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि भैया अगर इंडियन आर्मी से, राइट, स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन या करस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट इन नेवी या एयरफोर्स आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड नॉट लेस देन 15 साल, यानी कि अगर सेना में अगर आपने 15 या 15 से ज्यादा साल दिए हैं, राइट, तो आप एलिजिबल हैं, राइट, उस पोस्ट के, या आपको वो सेना जो है आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देती है। तो वो सर्टिफिकेट आपका जो है 31 दिसंबर 2025 तक या उससे पहले आपके पास होना चाहिए, ठीक है, आपके पास होना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी, अगर आप किसी भी पॉइंट पे अगर आप फेल होते हैं, तब उस केस में नहीं भर पाएंगे, ये बात ध्यान रखना। तो ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला है कि जिन्हों की अगर ग्रेजुएशन नहीं है लेकिन मैट्रिकुलेशन है, लेकिन वो अगर 15 या 15 साल से ज्यादा उन्होंने सेना को दे दिए तो एलिजिबल हैं, राइट, उन्हें आप सेना जो है प्रोवाइड करती है ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, तो वो, राइट, वो फिर उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन वो आपका सर्टिफिकेट आपका 31 दिसंबर 2025 तक या उससे पहले आपके पास होना चाहिए, ठीक है जी। ये एक जरूरी इंफॉर्मेशन थी आपके पास, ओके जी। फिर इन्होंने एक सबसे जरूरी बात ये भी कही है कि भाई जो भी हमारे सेना में जो भी कार्यरत हैं, अभी भी जो आर्मी में मतलब उन्होंने रिटायरमेंट नहीं लिया है लेकिन वो इच्छुक हैं, राइट, बैंक में जॉब करने के, तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ा सुविधा दी है उन्होंने। बैंक ने ये कहा है कि अगर आप 31 अगस्त 2026 तक अगर आप रिटायरमेंट ले लेते हैं, राइट, मतलब हुज एसपी इज कंप्लीटेड ऑन 31 अगस्त 2026 ओनली आर एलिजिबल टू अप्लाई अंडर दिस रिक्रूटमेंट, तो इस रिक्रूटमेंट के अंडर आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप 31 अगस्त 2026 तक, राइट, या उससे पहले अगर आप रिटायरमेंट ले लेते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, अगर इसकी एज लिमिट की बात की जाए, वैसे तो 20 to 28 है, लेकिन हमारे आर्मी भाइयों के लिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, उन्होंने कहा है कि जो एक्चुअल पीरियड है आपकी सर्विस का, रेंडर्ड इन डिफेंस सर्विसेज प्लस 3 इयर्स,
यानी कि उसमें से भी फिर 3 घटाना है। जैसे कि मान लीजिए किसी आर्मी भाई की 50 साल एज है, ठीक है, अगर उसने 20 साल सेना में काम किया है और 3 साल और कम कर देना है, 20 साल सेना में काम किया है और 3 साल उसमें से कम कर दो, तो क्या बनेगा, 50 में से 20 गया 30 और 30 में से 3 गया 27, यानी कि 27। तो 27 20 से 28 के बीच है ही। और याद रखना, ऐसा करने के बाद, ऐसा इतना करने के बाद अगर वो 20 से 28 के बीच में आ रही है तो आप एलिजिबल हैं। अगर ऐसा करने के बाद अगर 20 to 28 के बीच में आ रही है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है उनको 8 घटाना है। डिसेबल्ड में भी कौन से, बिलोंगिंग टू SC/ST, राइट, 8 years फॉर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन बिलोंगिंग टू SC/ST, ठीक है। चलिए, तो ये इस तरह से आप इसकी अपनी एज लिमिट को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। इस तरह से अपनी एज लिमिट को कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, ओके जी। चलिए, अगर इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो वैसे तो सही मायनों में प्री और मेंस ही है। बाकी तीसरा फेज जो है वो LLPT है, लेकिन वो हमारी ही वजह से तीसरा फेज बन जाता है। अगर हम अपने ही स्टेट से फॉर्म भरेंगे तो वो तीसरे फेज की हमें तीसरा फेज जो LLPT है उसको देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम अदर स्टेट, ऐसे स्टेट से भर रहे हैं जहां की लोकल लैंग्वेज हमारे 10वीं 12वीं के सर्टिफिकेट में नहीं है, तो फिर आपको LLPT से गुजरना पड़ेगा। अदरवाइज नहीं तो यही 2 फेजेस होंगे, प्री और मेंस, इससे गुजरना होगा। और मैं आप सभी आर्मी भाइयों को कह देता हूं कि अगर आपने सही डायरेक्शन में पूरी मन से, पूरे डेडिकेशन से अगर थोड़ा भी एफर्ट लगा दिया, क्योंकि आपकी कट ऑफ जेन्युइनली बहुत कम जाती है और SBI क्लर्क में तो सच में बहुत कम जाती है। अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाए, किसी सही टीचर के उसमें जो है सानिध्य में आप थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लें आप, तो यकीनन आप बिल्कुल सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है, राइट। और मुझे लगता है कि अगर जैसे कि एक बेसिक कहते हैं कि बेसिक्स बिल्कुल वीक है, तो एक ऑब्वियसली आप 1 नहीं 2 बार 3 बार आप कोर्स को अच्छे से कवर कर सकते हैं, राइट। जैसे कि अभी आपने थोड़ा बहुत अगर पहले से भी पढ़ रखा है तो ये आपके लिए बहुत बेहतर है। एक बार आप और रिवीजन कर लीजिए और साथ के साथ थोड़ा बहुत प्रैक्टिस, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है कि भाई हाँ हमें तो बहुत एकदम 70-75 लाने होंगे ना बाबा। अगर आपकी एक नॉर्मल स्पीड भी है लेकिन आप एक्यूरेसी है आपकी, यानी कि अगर किसी क्वेश्चन पे अगर आपने किसी टॉपिक पे अगर कमांड कर लिया तो आप ये कहते कि भी मैं एग्जाम में आ गया तो ये टॉपिक तो मैं कर लूंगा। अगर ऐसा है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा भी पढ़ लेंगे लेकिन काम चल जाएगा, राइट। वो आपको हम बता देंगे कि कौन कौन सा किस किस तरह से पढ़ें, कैसे कैसे करें, तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, राइट। और ये बहुत ही अच्छा अवसर होगा कि आप अपने सेना से रिटायर होने के बाद फिर तुरंत ऐसी जगह जा रहे हैं जहां इसको भी एक कहीं ना कहीं सेवा ही कहा जाएगा, एक सामाजिक ही कहा जाता है, क्योंकि यहां भी आप कहीं ना कहीं औरों के लिए ही काम कर रहे हैं, जनता के लिए ही काम कर रहे हैं, ठीक है जी। चलिए, तो अगर प्री की बात करें तो 3 सब्जेक्ट आते हैं प्री में, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग। इंग्लिश 30 क्वेश्चन आते 30 मार्क्स के, मैथ 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। याद रखिएगा इसमें हर एक में सेक्शनल टाइम है, यानी कि एक इंग्लिश के लिए 20 मिनट, रीजनिंग के लिए भी और मैथ के लिए 20 मिनट और आपका रीजनिंग के लिए भी 20 मिनट, यानी टोटल 1 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ठीक है जी। अगर आप 50 तक भी, 50 से नीचे 50 तक भी अगर ले आए, 45 से 50 के बीच में भी, तो भी आप अपने आप को सोच सकते हैं और इतना तो कर लेंगे, राइट, इतना तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बस बशर्ते जितना भी वक्त आप दें पूरे मन से दें, राइट। अगर बात करें इसके मेंस की, मेंस में एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा बढ़ जाता है GA, राइट, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है, और जनरल इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, ये आपका है। GA में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 35 मिनट, सेक्शनल टाइमिंग रहेगी, ध्यान रखिएगा, राइट। अगर बात करें हम इंग्लिश की तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट का टाइम। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि वही मैथ आपका, राइट, तो यहाँ 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट का टाइम है। रीजनिंग में आपका 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स, सबसे ज़्यादा वेटेज आपका रीजनिंग का, ये जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है जी। इसके लिए 45 मिनट यानी कि 2 घंटे 40 मिनट का पेपर है, 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे, ये इसका मेंस का है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग ध्यान रखिएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी,
राइट। एलपीटी वही है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आप किसी अदर स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं, ऐसे स्टेट से जिसमें आपकी 10वीं 12वीं की लोकल लैंग्वेज नहीं है, तो फिर आपको एलएलपीटी तीसरे फेज से हर हाल में गुजरना पड़ेगा। और तीसरे फेज का भी इन्होंने पैटर्न जारी कर दिया है कि भाई एक नॉन वर्बल होगा, एक वर्बल टेस्ट होगा। नॉन वर्बल आपका जो है 3-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 ऑब्जेक्टिव और 3 सब्जेक्टिव, 15-15 क्वेश्चन होंगे, 15-15 मार्क्स के होंगे, और वर्बल में आपका 20 मार्क्स का होगा। ये आपका रहेगा, ठीक है जी। चलिए, प्री एग्जाम ट्रेनिंग। प्री एग्जाम ट्रेनिंग आप चाहें तो कर सकते हैं। जो जैसे मान लीजिए जो न्यूली रिक्रूटेड हमारे ऑफिसर्स होते हैं, वही आपको ट्रेंड करते हैं कि किस तरह से एग्जाम में आपको जो है सिचुएशन को संभालना है, किस तरह से चीज़ों को करना होता है, राइट। वो आपको गाइड कर रहे होते हैं जो न्यूली रिक्रूट होते हैं। जो जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मैंने इस साल मैंने बैंक ज्वाइन किया है, तो मुझे प्री एग्जाम ट्रेनिंग के लिए बोला जाएगा कि भाई आप बच्चों को थोड़ा सा गाइड कर दीजिए कि भाई किस तरह से एग्जाम में बैठना चाहिए, किस तरह से वहाँ का प्रेशर, किस तरह के वहाँ की सिचुएशन, आपको वो हर तरह से वो गाइड करते हैं आपको, ठीक है जी। तो ये इस तरह से आपका रहता है उसमें, ठीक है, राइट। ये कुछ ऐसा है, मीडियम ऑफ एग्जाम है आपका, राइट, ये ऐसा रहेगा। बात करें प्रोबेशन पीरियड, तो ऑब्वियसली बात है हर जगह रहता ही रहता है, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है, ठीक है जी। प्रोबेशन पीरियड रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई संदेह और शक वाली बात नहीं। बात आती है कि भाई आप कैसे कर सकते हैं, आपके पास समय कम है, ठीक है, समय कम है, कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आप सभी को एक सिंपल सी बात बोलूंगा। आप सभी को पता है कि ये 2 ही फेजेस में एग्जाम होता है, प्री और मेंस में। और मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात कहता हूं कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, आपको लिमिटेड पढ़ना है, लेकिन बहुत स्ट्रांग पढ़ना है। लिमिटेड पढ़िए बट स्ट्रांग पढ़िए। मतलब अगर एक बार वो पढ़ ली चीज, अगर उससे आपका उसी एरिया से अगर कोई चीज अगर पूछी जा रही है तो आप उसको मिस नहीं कर सकते, ठीक है। उस एरिया से अगर चीजें पूछी जा रही है तो मिस नहीं कर सकते। तो आप सबसे पहले अपने सिलेबस को, राइट, ऐसे टीचर को सौंप दीजिए, ऐसे टीचर के उसमें सानिध्य में आ जाइए जो आपको जेन्युइनली आपके हित में लेकर काम करे, ठीक है। अच्छे से सिलेबस को एक बार कंप्लीट कर लो जल्दी से, राइट। मैं आपको देखिए, मुझे बाहर का तो खैर नहीं पता है, और भी लोग कराएंगे, कराते हैं और कराते रहेंगे, सभी लोग कराते हैं, हम कराते हैं, अदर प्लेटफॉर्म्स वाले भी करा रहे हैं। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर एसबीआई क्लर्क के लिए सबसे बेहतर प्लान के साथ हम उतरे हैं। अभी हाल ही में हमने डेमो क्लासेस खत्म की है एसबीआई क्लर्क की, राइट, और कल से हमारी क्लासेस एप्लीकेशन पे जा रही हैं। हम आपका मैथ और रीजनिंग के लिए, मैथ और रीजनिंग में ही अमूमन हमारे आर्मी भाई बहुत कहीं ना कहीं वीक देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक लंबा अरसा भी हो जाता है उन्हें छोड़े हुए पढ़ाई से। तो हमने जिसमें आपकी कमजोरी है, हमने उस पर ज़्यादा फोकस करने का प्रयास किया है। यानी कि हम 1 घंटा ना देने के बजाय हम आपको 2 घंटा दे रहे हैं। यानी कि जिस टॉपिक में सबसे ज़्यादा वेटेज है, हमने उसकी क्लास अलग से लगा दी। जैसे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट रीजनिंग में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, हमने उसकी स्पेशल क्लास लगा दी कि ये आपका टिल एग्जाम आपकी जो है लाइव क्लास चलेगी, इसको पूर्ण रूप से मजबूत बनाएंगे। यानी कि प्री एग्जाम में 35 में से 15 से 20 मार्क्स का पूछा जाता है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, और हम इसको लगातार आपको जो है लगातार 1 महीना यानी कि एग्जाम तक आपको इतना मजबूत करा देंगे कि भी यहां से 15 नंबर आप आराम से खींच सकते हैं, मतलब जाएंगे नहीं आपके हाथ से, ठीक है। उसके अलावा बाकी के जो रेस्ट टॉपिक हैं, जितना भी बाकी मिसलिनियस जो बचा हुआ टॉपिक है, वहां से आप जो है लगातार वहां से हम आपको कराते रहेंगे, ठीक है। यानी कि हमने ये प्रण लिया है कि हम लास्ट 7 सितंबर तक आपको प्री लेवल का राइट सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, इवन उससे पहले भी, ठीक है। बाकी आपका जो है सिर्फ और सिर्फ आप जब सिलेबस आपका चल रहा हो उस मोमेंट पे भी आपको प्रैक्टिस करते रहना है, और राइट उसके बाद भी आपको लगातार ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट पे आपको देना है, ठीक है। तो आप कर इसलिए सकते हैं क्योंकि आपके पास, आपको भी पता है कि हमें नहीं लाना भाई, हमें नहीं लाना 70-72, हमारे तो अगर मान लीजिए 40 to 50 की रेंज में भी आ गया तो काम बन जाएगा। 40 से 50 की रेंज आपके लिए काफी है, और डिसेबल्ड वालों के लिए तो और कम, उनके लिए तो 30-35 नंबर भी काफी है, सफिशिएंट है, बहुत आसानी से चुराए जा सकते हैं। ये समझ लीजिए, जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको तो पूरी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, उन्हें तो किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर होने का कोई मतलब ही नहीं है, राइट। लेकिन यहां तो आपने किसी 2 सब्जेक्ट को अगर अच्छे से पकड़ लिया ना ठीक से,
क्यों आप कहेंगे, पता है क्यों? क्योंकि इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं है, इसमें ओवरऑल कट ऑफ बनती है। जैसे मान लीजिए मेरे इंग्लिश में कम रह गए, मान लीजिए इंग्लिश में नहीं कम है लेकिन मैथ रीजनिंग में अच्छा है, तो उससे कोई फर्क नहीं है, कंप्लीट ओवरऑल एक कट ऑफ बनेगी। अगर आप उस कट ऑफ को पार कर रहे हैं तो पार कर जाएंगे। मान लीजिए किसी की इंग्लिश कमजोर है लेकिन मैथ रीजनिंग में उसने एक अच्छा स्कोर कर दिया तो पास माना जाएगा। मान लीजिए जैसे आपने 20-20 नंबर का इंग्लिश और मैथ और रीजनिंग में कर दिया, 20-20 नंबर का, और 10 नंबर का या 7 नंबर का या 5 नंबर का अगर आपने कर दिया तो आप मतलब हो गया काम आपका। ऐसा है कुछ, ठीक है जी। सेम वैसे ही मेंस में भी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कट ऑफ जाए, और आपको जो है टिल जब तक मेंस नहीं होगा तब तक आपको जो है चीजें इसमें मिलती रहेंगी, तब तक आपको चीजें मिलती रहेंगी। तो बस अब आप सबसे पहले यही कर लीजिए, किसी भी बैच से, किसी भी एक पर्टिकुलर बैच से अपने फंडामेंटल क्लियर कर लीजिए, राइट, फंडामेंटल क्लियर कर लीजिए। फंडामेंटल क्लियर करने के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करते रहें, राइट। आप सभी बस ये सबसे पहले ये समझ बनाएं, आप सभी ये समझे पहले कि किस टॉपिक से वेटेज, जब आपको ये पता चल जाएगा, अब ये पता कैसे चलेगा, ये आपको पता लगेगा आप हमारे अगर इस बैच में जो हमने एसबीआई क्लर्क का जो बैच लेकर आए हैं, उड़ान बैच है वो, राइट। अगर उस उड़ान बैच की अगर पहली डेमो क्लास देख लेंगे तो सारे डाउट, और इसी प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर मैंने एक स्ट्रेटेजी वीडियो पूरा प्रॉपर बनाई है, अगर आपने वो देख ली तो फिर आपको एक एक बात ही पता चल जाएगी किस टॉपिक से कितना वेटेज और क्यों हमें उस टॉपिक को पढ़ना चाहिए। अगर ये क्लियर हो गया तो आपको समझ, जैसे मान लीजिए स्लॉग्स है रीजनिंग में, आपको पता है आता ही आता है और 4 क्वेश्चन लेके आता है। अगर मान लीजिए इसको मजबूत कर लिया जाए तो 4 क्वेश्चन कहीं जाएंगे नहीं, लाइक इस तरह से। तो आपको पता है कि रीजनिंग में अगर मुझे 25, मुझे नहीं 35 में से 35 चाहिए, मैं बस सिर्फ 25 बटोरूंगा, लेकिन 25 वैसे बटोरूंगा कि सिंपल टॉपिक भी हो और आसानी से वहां से उठाया भी जा सके। जैसे कि मान लीजिए मुझे सारी पजल नहीं करनी, मैं 2 सेट करूंगा पजल के, 10 नंबर वहां से खींच लूंगा। फिर स्लॉग्स, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग और अल्फान्यूमेरिक सीरीज, 4 टॉपिक ये हैं, यहां से कुछ खींच लूंगा। फिर डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन से और मिसलिनियस से आराम से 25 नंबर कोई नहीं रोक सकता। और रीजनिंग में आपने 25 लिया है तो बहुत है, बहुत है। 20 से 25 का भी काम कर लिया। अगर इंग्लिश में अगर आपके कम हो रहे हैं तो 25 तक पहुंचिए, अगर इंग्लिश में अगर आप अच्छा कर पा रहे हैं तो 20 भी कर लेंगे, रीजनिंग में चल जाएगा। तो बहुत ज्यादा की आवश्यकता वहां पर उस केस में नहीं है। तो फंडामेंटल करिए, फंडामेंटल के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करिएगा। जैसे ही हम 7 तारीख को सिलेबस करा देंगे तो आप फिर अपने मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर दीजिएगा, और आपके हर समय आपके साथ हम जरूर होंगे। आपके हर डाउट का जो है जवाब जरूर मिलेगा, वो टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपसे बातें होती रहेंगी। आपको हर मौके पर, हर समय पर आपको जो है गाइड करते रहेंगे हम, ठीक है। आप सबसे पहले अपने फंडामेंटल यानी कि बेसिक्स या सिलेबस अपना कंप्लीट करिए किसी भी बैच से, मॉक टेस्ट उसके तुरंत बाद लगाइएगा। जब बेसिक्स क्लियर कर रहे हो तो प्रैक्टिस साथ के साथ करते रहना, ठीक है। मेंस की मैं एक अलग से स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर आऊंगा, तो उसको आप जो है बहुत अच्छे से समझेंगे सारे के सारे लोग, ठीक है ना। इस बात को आप समझिएगा। तो ये जो बैच आपको जो मैं बता रहा हूं, ये जो बैच आया है एसबीआई क्लर्क के लिए, राइट, ये जो बैच एसबीआई क्लर्क के लिए हम लेकर आए, उड़ान बैच है, सब मार्केट में सबसे नॉमिनल कॉस्ट में, यानी इससे सस्ता हो ही नहीं सकता। सबसे सस्ता कोर्स आपके लिए जो है 999 में, इस पे अभी तक ऑफर चल रहा था लेकिन अभी ऑफर खत्म हो गया, राइट। अगर हमारे आप में से कुछ आर्मी भाई ने अगर ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिया है तो फिर आपको यही पे करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए नहीं है, राइट। आप सोच सकते हैं कि एक अच्छा फिर से जर्नी शुरू होगी, तो उस जर्नी को तक पहुंचने के लिए ना ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है जी, राइट। तो बहुत 999, और आप कहीं इधर उधर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि भी हाँ कहीं तो 4-4, 5-5 हज़ार लेते हैं। जो चीज़ें हम इस बैच में प्रोवाइड कर रहे हैं ना, और जो प्रॉमिस हम इस बैच से आपके साथ कर रहे हैं कि भी इतने समय में और जेन्युइनली बेहतर चीज़ें आपको मिल रही हैं, वो कहीं और नहीं मिलेंगी, आपको सोचना तक नहीं है। और एक बस 3 डेमो क्लासेस हुई हैं, 3 डेमो फ्री हैं, आप देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ यार इसको तो ले लेना चाहिए, राइट, इसमें देर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आपसे प्रॉपर आपकी हर बात का जो है जवाब आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। देखो जैसे मैंने बताया था कि पजल और आपका जो है डीआई आपको स्पेशल यहाँ पर अलग से क्लास मिलेगी, लाइव, डेली लाइव, यानी कि आपके डाउट, आपकी बातें आपसे, और इस टॉपिक को बहुत ही डीप में आपको जो है कंप्लीट कराने का प्रयास, अलग से 1 घंटे इसके लिए क्लास है। बाकी सभी 4 क्लास जैसे क्वांट 10 बजे तरुण सर, डीआई स्पेशल भी यहाँ पर तरुण सर ले रहे होंगे, रीजनिंग रोहित सर यानी कि मैं,
राइट। इसमें आपको रीजनिंग और पजल सेटिंग अरेंजमेंट का स्पेशल क्लास, फिर इंग्लिश 12 बजे और जीए आपको 5 बजे इसमें चंदन सर करा रहे होंगे, ठीक है। ये 11 अगस्त से इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके थे। आप अभी भी आप एनरोल कर लीजिए इस बैच में, राइट। और अभी कुछ नहीं हुआ है, आप थोड़ा सा समय ज़्यादा देकर अपनी क्लासेस को कवर करके हमारे साथ फिर लाइव जुड़ सकते हैं डेली, ठीक है जी। ये इन्फॉर्मेशन आपको साझा करनी थी। अगर फिर भी कोई मन में डाउट या संशय रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, हम फिर अलग से और वीडियो बना देंगे, या अगर होगा कि पॉसिबल हुआ तो हम उसका कमेंट में ही जवाब दे देंगे, ठीक है जी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। मुलाकात होगी आप सभी के साथ उड़ान बैच में, मैं आप सभी का इंतजार करूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।